बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं दुनिया भर के बड़े ममालिक का फोकस होता है कि फ़लाँ कैंडिडेट अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। क्या मोदी सरकार का भी इस वक्त कोई फेवरेट कैंडिडेट है? देखें, इसके हवाले से ना एक बहुत ही तहलका खेज दावा किया है। जी। और दावा भी उस शख्स ने किया है जो इंडिया के लिए पाकिस्तान का हाई कमिश्नर रहा है नई सही। दिल्ली में। और इंडिया में उसको लगाया भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने था। सही। उनका दावा है और बड़ा तहलका खेज है। उसकी वजूहात और बुनियादें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ओवरऑल ये सब्जेक्ट खैर बहुत तवील है, एक वीडियो में ज़ाहिर है कि इसको जल्द से जल्द इसके तमाम पहलुओं पर बात करना मुमकिन नहीं। दावा किया है पाकिस्तान के जो साबिक हाई कमिश्नर हैं दिल्ली के लिए, अब्दुल बासित साहब। जी। अब्दुल बासित साहब जो हैं वो, आपको पता है कि एबीएन में मेरे साथ स्टार्ट में जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया डिबेट एट 8, और अब वो वीकेंड्स के ऊपर रात 10 बजे जो है वो डिसाइफर के नाम से प्रोग्राम करते हैं। क्लाइडोस्कोप नामी उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो की है। और उस वीडियो में उनका दावा ये है कि इंडिया ये चाहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो। इसकी बुनियादें जो उन्होंने गुफ्तगू की, और वो शख्स हम्म। है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बहुत करीब से जानता है, समझता है। हम्म। पाकिस्तान की पॉलिसी कब, कहाँ, कैसे तब्दील होती रही, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, उनके इख्तलाफात कैसे हुए, फरमाइशें क्या होती थीं, नवाज शरीफ के दौर में किन के वीज़ों की डिमांड की जाती थी, कौन बगैर वीज़ों के आ जाता था। लेकिन आपने एक बात नोट की है जी। कि नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता कुछ वक़्त से जब उन्होंने पाकिस्तान वापसी का इरादा किया और उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया, फिर वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए और अब पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों से खिताब करते हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गए और कोयटा भी गए। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में तबत्तुर से एक बात कही है। जी। अपने दौर की जब वो अचीवमेंट्स गिनवाते हैं ना, उनमें वो एक अचीवमेंट कौन से गिनवाते हैं? मैंने 2 भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का दौरा कराया। वो कहते हैं कि हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म। भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया। जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये चार्जशीट थी जी। मियाँ साहब पे कि हम्म। कैसे आया। ये नहीं बताते। हम्म। उनकी बर्थडे के दिन, उनकी नवासी की शादी के दिन साड़ियाँ लेके बगैर बताए जो एंटोराज लैंड किया था लाहौर में, जिसका हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को भी नहीं पता था। जी। दिलचस्प बात यह है कि उससे उससे 2 दिन पहले ही वेंट टू अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में, और इंटरेस्टिंगली मैं भी अफ़गानिस्तान में था। अच्छा। हम किसी और सिलसिले में अफ़गानिस्तान गए हुए थे, मीडिया हमारा टूर था, और नरेंद्र मोदी वहाँ आए थे और हमें वहाँ भी पता चला कि वो पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के इफ्तिताह का जो बेसिकली इंडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया था ना, वो ये कि देख लो, तुम्हारा एक हमसाया पाकिस्तान, वो तुम्हारी पार्लियामेंट पे हमला करके उसने तबाह की है, और हमने अपने पैसों से तुम्हें पार्लियामेंट बना के दी है। हम्म। और फिर वो साहब वहाँ से उड़ते हैं और उनका वो ख्वाब कि नाश्ता काबुल में, दोपहर का खाना या असराना जो है वो पाकिस्तान में, हम्म। और रात का खाना जो है, डिनर जो है वो हम जाके करेंगे नई दिल्ली दिल्ली में। में। तो सही। उस दिन वो उनका वो पूरा भी हुआ। हम्म। जो बासित साहब ने दावा किया ना, उस दावे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका मैं अब आने वाली वीडियोस में ना कुछ चीज़ें मैं अपलोड करूंगा, रिप्रोड्यूस करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूँ, खास तौर पर अब के तनाजुर में। सही। देखिए, पूरी दुनिया में ममालिक होते हैं, उनके फेवरेट्स होते हैं। ख़ास तौर पर उन ममालिक में फेवरेट्स ज़रूर होते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ पर चेहरा बदलने से रियासत की पॉलिसी तब्दील हो जाती है। सही। दुनिया भर में कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, डिफेंस, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बुनियादों पर रियासत खड़ी होती है। पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ चेहरा तब्दील होता है, हुकूमत तब्दील होती है, तो उसका अगरचे पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है डिफरेंट लीडर्स का। जी। मसलन जो ट्रंप का स्टाइल है, ट्रम्पियन स्टाइल, वो जो बाइडन का स्टाइल नहीं है। जो जायर बोल्सोनारो का स्टाइल था, वो लूला डे सिल्वा का नहीं है। हम्म। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो बेसिक कंटूर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एक चेहरा तब्दील हुआ तो आपकी पॉलिसी ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। सही। मसलन खान साहब के दौर में आपका रशिया और चाइना के हवाले से टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर, आखिरी 1.5 पौने 2 साल में कितना तब्दील हो गया था। सऊदी अरब के हवाले से क्या रहा, मलेशिया के हवाले से, टर्की के हवाले से, अमेरिका के हवाले से,
तो वो जब शहबाज शरीफ साहब आए तो हम बन गए बेगर्स कांट बी चूजर्स। वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं अमेरिका ने, माय डोनर इज माय मास्टर। ये वो जुमले हैं, मैं कोट कर बिल्कुल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग, बिल्कुल ऐसे ही मैं है। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो जाहिर है कि फिर इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान में भी और इंडिया का भी होगा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का है, अपना अपना इंटरेस्ट है कि क्या कौन होना चाहिए। खान साहब भी हैं कुछ के फेवरेट, जी वो फिर खैर हम कहीं और के लिए उठा रखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बासित साहब ने दावा क्या किया है, फिर इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड कर दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। बासित साहब ने क्लाइडोस्कोप के ऊपर जो अपनी वीडियो की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी में बांग्लादेश और फिर अप्रैल और मई में भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से भारत के मीडिया में यह तासुर मिलता है कि भारत चाहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाए। उनके ख्याल में नवाज शरीफ का आना पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बेहतर होगा। साथ ही ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स आर्मी चीफ है और ही इज कॉलिंग द शॉट्स। और ये नहीं कहा जा सकता कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो किस तरह हालात आगे चलेंगे। कल जो मियाँ साहब ने जनरल फैज हमीद को निशाना बनाया, फिर कारगिल का तज़किरा किया कि सुबह मैं वज़ीर आज़म था, शाम को नहीं रहा, इस पर तो कहते हैं बाद में बात करेंगे। भारत में ये ख्वाहिश पाई जाती है, उनका ये ख्याल क्यों है? वजह तो यही नज़र आती है कि नवाज शरीफ का जो इंडिया के हवाले से फ़लसफ़ा है और वो इसका इजहार भी करते रहते हैं और उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और वो ये है कि पाकिस्तान और भारत को तजारत पर फोकस करना चाहिए और जो ताल्लुकात की नौयत है, सकाफती एक्सचेंजेस, लोगों का आना जाना, पीपल टू पीपल कंटैक्ट्स, खेलों के मैदानों में भी, और उनकी ये ख्वाहिश रही है कि कनेक्टिविटी हो, चाहे हम भारत को अफगानिस्तान तक रसाई दे दें, चाहे वाघा के रास्ते से। ये वो तमाम पॉलिसीज़ हैं जो भारत को सूट करती हैं और पाकिस्तान में भी एक नुक्ता नज़र ये है कि हमें भी ये पॉलिसी सूट करती है। जबकि कि जब तक हम इलाकाई कनेक्टिविटी पर जोर नहीं देंगे, इलाकाई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पर जोर नहीं देंगे तो हमारी अपनी मौशी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये एक नुक्ता नज़र है जिससे आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल दूसरे बहुत से लोगों का इससे मुख्तलिफ ख्याल भी है। सही। भारत में ये भी समझा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कश्मीर पर कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करते। ये इंडिया के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो नवाज शरीफ ने लगाया था वो बता रहा है सही। कि भारत में ये ख्याल आम तासुर है कि नवाज शरीफ कश्मीर पर कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करते। वो अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में जाते हैं तो सरसरी बात तो करते हैं, लेकिन वो इसको यानी कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डालकर दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं कि यार कश्मीर के ऊपर बात कर लेंगे, पहले ताल्लुकात को इतना बेहतर कर लें, इतनी मौशी इंटरडिपेंडेंस बना लें कि कश्मीर का मसला हल करना पड़े कि अगर ये हल ना हुआ और तो फिर मजीद जो इसके समरात या फवायद आ सकते हैं वो नहीं तो आएंगे। मोदी की लेकिन अगबरदारी पर ये मिले नहीं थे ना पीएचडी हाँ, के वक्त। लेकिन वो बैक बर्नर पे वो कहते हैं कि हम्म। डालकर दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं। तो इस वजह से इंडिया की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं और फिर दहशत गर्दी के हवाले से भी नवाज शरीफ का एक नुक्ता नज़र है और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान से इंडिया में दहशत गर्दी होती रही है और उनके बहुत से इंटरव्यूज़ में ये खुल्लम खुल्ला कहा भी गया और फिर मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सी मुलाकातें भी हुई हैं। पहली मुलाकात उनकी 27 मई 2014 को हुई थी जब मोदी वज़ीर आज़म बने थे। फिर ऊफा में 10 जुलाई 2015 को मुलाकात हुई थी। फिर दिसंबर में उनकी मुलाकात हुई जब मोदी लाहौर आए बगैर अनाउंस किए। फिर अगले नवंबर में पेरिस में एक मुख्तसर मुलाकात हुई। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। दरमियान में इन्होंने मेंशन नहीं किया। एक अपनी किताब में बरखा दत्त ने ये क्लेम किया खटमंडू। था कि हाँ। खटमंडू में खुफिया मुलाकात हुई थी और वहाँ पर होटल में जब आप सार्क इजलास के लिए ये गए हुए थे तो वहाँ पर वो जो उनका स्वीट था और सज्जन जिंदल का वो गालिबन आपस में कनेक्टेड थे या इस किस्म का मामला था और वो फिर उनके साथ कहीं जाकर उन्होंने खुफिया मुलाकात की थी। अच्छा, ये वो है जो पाकिस्तान की रियासत की नवाज शरीफ के ऊपर चार्जशीट रही है। ये वो मामलात है और नवाज शरीफ अब बड़े फखर से, तो इसमें ज़ाहिर है कि कुछ इंडिकेशंस आपको नजर आती हैं। आगे ये क्या कहते हैं कि फिर टेलीफोनिक राब्ते भी रहे। जब पठानकोट के बाद खास तौर पर मियाँ साहब कोलंबो में श्रीलंका में मौजूद थे, उन्होंने वहां से मोदी को फोन किया था 5 जनवरी को। तो एक लिहाज से ट्रस्ट बिल्ड हुआ था मोदी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान। असल में वो ट्रस्ट उनके दरमियान बिल्ड हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रस्ट कोई बिल्ड फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ था। फिर कहते हैं बासित साहब के फिर जो सज्जन जिंदल हैं उनके स्टील टाइकोन हैं
आपको पता है ना, बिजनेस जी, भी दोनों के मिलते हैं। मिलते हैं, लोहे का कारोबार है। तो उनके स्टील टाइकॉन है, जिद्दा स्टील मिल थी ना। और दोनों से उनकी दोस्ती भी है, यानी हम्म। कि सचिन जिंदल की नवाज शरीफ से भी दोस्ती है और मोदी से भी दोस्ती है। तो वो मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान एक पुल का भी किरदार अदा करते हैं। बासित साहब ने अपनी जो किताब हॉस्टिलिटी है ना, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग मामलात लिखे हैं। जो जो बासित साहब की सचिन जिंदल से मुलाकात हुई, सचिन जिंदल मरी किस तरीके से आता था, अनुपम खेर समेत बाकी लोगों के वीज़ाज, जो भारतीय दीगर लोग हैं उनके वीज़ाज के लिए कौन कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन करता था, और कितने तहकुमाना लहजे में किस तरीके से डिमांड किया जाता था हाई कमिश्नर को कि बस ज़ाब्तों को पसे पुश्त डाल दो और वीज़ा जारी करो। इस किस्म के मामलात उन्होंने अपनी किताब में, ये नोटेड इंसिडेंट्स हैं। और दिलचस्प बात पता है क्या है, एक डिप्लोमेटिक फुटनोट्स के नाम से नवाज शरीफ के ही दौर के सेक्रेटरी खारजा, उनकी किताब पढ़ें। उनकी जो डिप्लोमेटिक फुटनोट्स है उसमें, मुझे पेज नंबर भूल गया, आई थिंक 194 या 294, समथिंग समथिंग क्लोज टू 94। उस पे वो लिखते हैं कि इंडिया के साथ ही कोई वाकया हुआ था। वो कहते हैं कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इवेंट में, गालिबन इस्लामाबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में मौजूद थे। वो जैसे ही हुआ और रिपोर्टर्स ने मुझे घेरा, उन्होंने मेरे से इंडिया के हवाले से सवाल किया, तो मैंने कह दिया कि हाँ, इंडिया हमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया इस इंसिडेंट के पीछे, कोई दहशतगर्दी का गालिबन वाकया हुआ। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जिस तरीके से नवाज शरीफ गुस्सा हुए, बरहम हुए, और बाकायदा स्कोल्ड किया उनको। अच्छा। और कहते हैं कि मुझे फिर रेप्रीमांड जिस तरीके से बुला के बिठा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सरताज अजीज और ये बैठे हुए थे, तारिक फातमी, उनके सामने जिस किस्म की गुफ्तगू की नवाज शरीफ ने, उसके पूरा उन्होंने हवाले लिखे हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि मेरा ख्याल था अब ये वाकया आया गया हो गया। बाद में भी बात हुई, कहते हैं फिर मैं 1 या 2 दिन के बाद किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के दौरे के ऊपर नवाज शरीफ के साथ गया, तो वो जहाज में उन्होंने शुरू हो बिठा गया। के क्लास ली सेक्रेटरी खारजा की कि आपको क्या जरूरत है इंडिया के खिलाफ बात करने की और ऐसे बात करने की। उफ, ये चीजें हैं जो हमारे डिप्लोमेट्स ने ऑन द रिकॉर्ड लिखी हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मियाँ साहब का, जी। इसके ऊपर भी जरा ठंडे दिल से इसके ऊपर गुफ्तगू करने की जरूरत है। ये भी एक तरीका हो सकता है। सही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान के तमाम नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्यों नहीं इमरान होने खान भी चाहिए, कहते थे अच्छे क्यों नहीं तल्लुकात होने होंगे, क्यों चाहिए, नहीं होंगे। बट एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। पहले ये सुन लें। वो कहते हैं कि मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं। तो उनके ख्याल में नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो पाक भारत ताल्लुकात के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन ये भी उनके ख्याल में, कहते हैं कि मैं एक अखबार पढ़ रहा था, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो शुरू में तो सब कुछ ठीक होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होती, और फिर पाकिस्तान की सियासत में वही मामलात शुरू हो जाते हैं। तो बासित साहब कहते हैं तो देखना ये होगा कि नवाज शरीफ अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो खारजा पॉलिसी चैलेंजेस और दाखिली चैलेंजेस को किस तरह हैंडल करेंगे, खास तौर पर भारत, अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे रखते हैं, और अगले 5 साल तक इनको कैसे लेकर चलते हैं। ये एक बड़ा सवाल बहरहाल मौजूद है। तो ये उन्होंने, बासित साहब ने दावा किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मेरा इंडिया के नेबरहुड में कुछ ममालिक में जाने का इत्तेफाक भी हुआ, और इंडिया की जो पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक के लिए, उसको मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया, उस पर रिपोर्ट भी किया, उस पर वीडियोज़ भी की हैं। देखिए, एक चीज़ होती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ताल्लुकात ठीक कर लेने चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि यार ये कश्मीर को क्यों हमने वो किया है, कश्मीर का मसला, इसको इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, हमारे से तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारे से ये नहीं संभल रहा, हम वो उन्हें क्या संभालेंगे, वगैरह वगैरह, हर तरह के तबसरे होते हैं। कुछ लोग जाहिर है कि उसका पब्लिकली इजहार कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बट जरा तमाम चीज़ों को ना साइड पर रख के जरा ठंडे दिल से सोचें कि मियाँ साहब की जो पॉलिसी है, अगरचे उन्होंने जब जब अपनी इंडिया के हवाले से इस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो हमारी जो फौज है उसकी तरफ से रेजिस्टेंस आई, आईएसआई की तरफ से रेजिस्टेंस आई। वो उनका ये क्लेम है कि भाई मुझे तो सही से करने दिया, नहीं तो मैं आपको कर देता, फिक्स कर देता ताल्लुकात। इसमें एक इंटरनेशनल डिमांड है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठंडे दिल से जो मियाँ साहब ने जो कुछ किया, उसका नतीजा क्या निकला? क्या इंडिया ने जो ऑफेंसिव डिफेंस की डॉक्ट्रिन है अजीत दोवल की कि फॉल्ट लाइंस पे काम करो
और जिससे आप सरहद पे नहीं लड़ना चाहते उसके अंदर ले जाओ लड़ाई। ये कुलभूषण जाधव जो है ये किसके दौर में पकड़ा गया था, कब ये कर रहा था? जिस वक्त ये चोंचे मिला के बैठे हुए थे मोदी के साथ, उसी वक्त हुआ था ना। और बिल्कुल। मुंह से जबान से क्यों नहीं निकलता था लफ्ज कुलभूषण का, बात क्यों नहीं होती थी? आपको इंडिया ने पता है राजनाव एतजाज है। एहसन ने शर्त लगाई थी ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट। उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी का इसका कुलभूषण यादव का नाम ले दे मुंह से, तो मैं फलाने ब्लाइंड अंधों के नाबीनाओं का जो हॉस्पिटल है उसको इतने पैसे 50,000 या 1 लाख रुपए डोनेट करूंगा। नवाज शरीफ की ज़बान से ये नाम किसी ने नहीं सुना। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बड़ा स्टार्ट में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम साहिबा स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हुई हैं, उन्होंने जो उसमें गुफ्तगू की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं उसको रिप्रोड्यूस करूंगा जी। कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि मियाँ साहब आ रहे हैं, उनकी खारजा पॉलिसी कैसी रही है और उसका एक मवाजना मुख्तलिफ अदवार का, जरदारी साहब की कैसी रही, मुशर्रफ का ब्रीफली डिस्कस किया है। और उस वक्त ज़ाहिर है कि ये क्योंकि मार्च 2020 में किया था इंटरव्यू, तो उस वक्त खान साहब की जितना दौर हुआ था उस वक्त तक की कवर की थी, वो 3 पोर्शंस में थी, वो मैं लगाऊंगा जी। अब देखें इंडिया जो है ना, इंडिया ये थोड़ी करता है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि सिर्फ ताल्लुकात बेहतर हों। जब ताल्लुकात बेहतर हों वो आपसे एलिजियंस का मुतालबा करता है, अच्छा। वो आपसे अतात चाहता है, वो आपके यहाँ बड़े बड़े डिसीजंस खुद लेना चाहता है, वो रीजनल हेजमॉन के तौर पे, चौधरी के तौर पे अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है। ये लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए कि पाकिस्तान के केस में नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया हमसे ये करें। जैसे उसने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ किया हुआ वैसे। जी, नेपाल को देखें, नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड मुल्क के हवाले से नेबरिंग कंट्रीज की कोई जिम्मेदारियां होती हैं। बदतरीन जलजले में उन्होंने सरहद बंद कर दी थी नेपाल जी। की। काला पानी, वो काला नहीं, जलजले की बात कर रहा हूँ, पहले जी। की बात कर रहा हूँ। जो केपी शर्मा ओली हैं उनके खिलाफ जो वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ, और पुष्पा कमाल प्रचंदा, दाल प्रचंदा, उसके लिए ये था वो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का जब जी तनाज़ा जी हुआ जी। था तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर का, और वहां पर राजनाथ सिंह ने एक सड़क का इफ्तिताह किया था जो कैलाश मानसरोवर जाती है, जी जी। वो उन इलाकों से गुजर के जाती है। केपी शर्मा ओली ने स्टैंड ले लिया कि हमारे इलाकों से ये कैसे सड़क गुजार रहे हैं, ये हमारा एरिया है, और उसके ऊपर ये स्टैंड ऑफ हो गया था। केपी शर्मा ओली का तख्ता उलटवाया गया, इंडिया था उसके पीछे जी। और पुष्पा कमाल को बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया। भूटान एज लॉन्ग एज, क्योंकि भूटान की तो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, वो उसको तो वैसे ही कहते हैं सैटेलाइट स्टेट है इंडिया की। वो क्योंकि जो तनाज़ा है डोकलाम प्लेटो का, तकरीबन 90 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जिसके ऊपर एक एरिया नथुला नकुला पास के साथ ही सिक्किम से ऊपर जो ट्राई जंक्शन बनता है जिसमें तिब्बत, इंडिया और चाइना। नहीं, तिब्बत चाइना का हिस्सा ही हो गया ना, और भूटान मिलते हैं, उस जगह का ट्राई जंक्शन है जहाँ का ये तनाज़ा है। उसके बाद आ जाए म्यांमार से, उसके सर्टन मुतालबात होते हैं जो नागालैंड और इन एरियाज़ के हवाले से, नागा रेबल्स के हवाले से इंडिया के मुतालबात होते हैं, वहाँ पर वो चाहता है। हसीना वाजिद इज़ देयर फेवरेट, दे डू एवरीथिंग कि हसीना वाजिद रिमेन्स इन पावर। और खालदा जिया के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़, जमात इस्लामी के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़, अपने मुतालबात मनवाने के लिए इंडिया सो मच सो कि वहाँ पर प्याज भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसको भी बंद कर देता है। अगर रेलवे के लोकोमोटिव्स जो इंजन्स हैं वो भी देता है तो वो भी इन शराइत के साथ देता है। श्रीलंका पर आ जाएँ, श्रीलंका एक मुआहदा कैंसिल करता है जो कोलंबो पोर्ट सिटी का मुआहदा चाइना के साथ है, उसका जो टर्मिनल है वहाँ पर, साउथ टर्मिनल या वेस्ट टर्मिनल, दोनों में से एक टर्मिनल है, उसका गौतम अडानी के साथ और जापान के साथ मिलके, इंडिया जिसमें गौतम अडानी का शेयर है, जापान, वहाँ का मुआहदा जो है वो कैंसिल करके वो भी चाइना को दे देता है, क्योंकि चाइना का कंसर्न होता है कि हमारे बिल्कुल साथ ही जब हम कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहे हैं तो ये टर्मिनल इनके पास क्यों। ये जाफना पेनिनसुला का और जो हनबन तोता का पोर्ट है, उन तनाज़ात को लेके इंडिया हर वो कुछ करता है। राजा पाकसास के साथ ठीक नहीं था। फिर मालदीव्स है, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चली बाकायदा, रिसेंट इलेक्शंस में जो कुछ इब्राहिम सोले जो है वो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जीते,
वहां से उन्होंने फिर इंडियन फोर्सेस वहां पे बेस बनाई हुई थी। सेशल्स में क्या करता है, मॉरिशस में क्या करता है, उसके अलावा अफगानिस्तान में उसने क्या पॉलिसी रखी। तो इंडिया यहाँ तक महदूद नहीं रहता। सही। इंडिया फिर वहां चाहता है कि इनको सैटेलाइट स्टेट्स के तौर पे इनसे अतात गुजारी करवाए, और आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक नहीं होता। सही। तो हमने अगर ये जो राय है कि हमने ऐसे करना है, तो क्या इंडिया बाकी बाकी ममालिक के साथ इक्वालिटी के लेवल के ऊपर करता है डील? नहीं करता। तो ये जो राय है कि इंडिया के साथ मुआशी इंटरडिपेंडेंस बनेगी, आप वाघा बॉर्डर से आगे निकलेंगे, जो उन्होंने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी अटारी वाघा बनाई हुई है, या आईसीपी मोरिया या दीगर चेक पोस्ट उन्होंने बनाना शुरू की थी, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़, जहाँ पर कई कई हज़ार ट्रक ऑफलोड होने और फिर ट्रांजिट करने दूसरे मुल्क में दाखिल होने, यानी पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए रिंग रोड, और फिर यहाँ से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया। इंडिया तो क्रेव करता है कि हमें ये रास्ता मिल जाए, उनको उनको बहुत सूट करता है। लेकिन साथ में आप देखें कि आप क्या गिव अप कर सकते हैं? आप के जो उनका तो स्टैंड है ना 94 की, 62 की उनकी रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट की, कि ये जो एरिया है लद्दाख का, एक्साई चिन उसके ऊपर, वो कहते हैं ये लद्दाख का हिस्सा, ये हमारा है, हम लेंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान को, सिर्फ आज़ाद कश्मीर को नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को भी कहते हैं, और इसीलिए सी पैक के रूट के ऊपर एतराज़ करते हैं वो कि ये हमारे एरिया से होकर गुजरता है। एक मुल्क है जो ओपनली आपके खिलाफ ये पॉलिसीज रखता है, अफगानिस्तान को टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो टेररिज्म के कितने इंसिडेंट्स हैं, दे ट्रेस बैक टू रॉ, ट्रेस बैक टू इंडिया। तो क्या ये अब एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको जाहिर है कि मैं मुख्तलिफ वीडियोस में इस पर बात भी कर चुका हूँ, और ब्रॉडली अगर इसके ऊपर बात करनी पड़े तो शायद कई घंटे दरकार हों एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, कि इंडिया क्या करता रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि तस्नीम असलम साहिबा के साथ जो इंटरव्यू है, रिफ्रेश करने के लिए लोगों को, कि अब जब ये पिच किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म बनना है तो क्या माजी में मियाँ साहब जो अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते रहे हैं, उससे क्या सबक मिलता है कि अब क्या तवक्को करनी चाहिए? एक ऐसा वक्त जब अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हों। उसकी वजह यह है कि कश्मीर, उसको कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, कि ये वो तनाज़ा है जिससे कभी भी इस खित्ते में एक एटमी जंग छिड़ सकती है, और फिर उसका दायरा इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा, दुनिया में इसके असरात आएंगे। उसकी वजह से वो ये समझता है कि जो इंडिया है उसका फोकस अमेरिका की गेम कर रहा है ना, वो एंटी चाइना गेम्स में वो चौकड़े का हिस्सा है, वो क्वाड का हिस्सा है, उसके इंडिया अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिफेंस पैक्ट्स हैं, बीका, लिमुआ, कमकासा, जो डिफेंस डील्स हैं, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो मुआहदा है, दीगर जो मराहत लेता है। इंडिया करता है चाइना के अगेंस्ट गेम्स। इंडिया का जो कैपेसिटी है चाइना के अगेंस्ट डिफेंस की, या उसको टफ टाइम देने की, इंडियन ओशन रीजन में, पैसिफिक ओशन रीजन में, उसके बाद जिसको इंडो पैसिफिक का टर्म ये यूज़ करते हैं इस रीजन में, और सरहद के ऊपर वो डिवाइड हो जाती है अगर उसकी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ भी रहे। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान डाउनग्रेड हो चाइना से, इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ताकि इंडिया अमेरिका के सबसे सीरियस कंपेटिटर जिसको वो करार देता है चाइना, उसको कंटेन करने के लिए इकदाम कर सके। नाउ द ट्रिकी पार्ट है इसके, जाहिर है कि हर इंसान की सोच भी इवॉल्व होती है, पॉलिसीज भी इवॉल्व होती हैं। लेट्स जस्ट अस्यूम के मियाँ साहब आ जाते हैं, इनमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के भी कुछ प्रोज हैं, कॉन्स हैं, यानी कि उसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। लेकिन आपको जब उसको पलड़े में रख के देखेंगे तो नुकसानात, यानी अब जाहिर है कि मैं कोई अक्ल कुल तो नहीं हूँ, अपनी मेरी सोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मियाँ साहब ने, या जिसने भी अभी तक अटेम्प्ट किया ना, उसने इस मुल्क के अवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया। सही। मियाँ साहब अगर ये करना चाहते हैं, अपने मंशूर में लिखें, अवाम को कहें मैं ये करना चाहता हूँ, वोट लें, अवाम आपको वोट देती है, धड़ल्ले से करें। जब आप ऐसे करेंगे या उसमें कुछ सवालात मौजूद होंगे तो वो मज़ीद काम डिफरेंट हो जाएगा। बट बासित साहब का क्लेम इंटरेस्टिंग है कि
इंडिया इस वक्त चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।